Hello everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today we discuss about structure of hair. मतलब केश का मॉडर्न जो कोरिलेशन है वो पढ़ रहे हैं हम लोग. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हेयर. हेयर क्या है? एक इलास्टिक थ्रेड है. क्या है? इलास्टिक थ्रेड है. लाइक स्ट्रक्चर डिराइव पार्शियली फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल फ्रॉम द फिटल एपिडर्मिस. कहाँ से ये ऑरिजिनेट हुआ? इसका एम्ब्रियोलॉजी क्या है? फिटल के एपिडर्मिस. फिटल के कौन सा लेयर? एपिडर्मिस से कौन सा सेल? अनडिफरेंशिएटेड सेल. ठीक है. अब ये तो हो गया. ये सिंपल आप क्या याद रखोगे? हेयर क्या है? एक इलास्टिक थ्रेड है. याद हो गया सबको? हेयर क्या है? इलास्टिक थ्रेड है. फंक्शन ऑफ हेयर क्या है? फंक्शन ऑफ हेयर है कि अराउंड द हेयर रूट्स देयर इज अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर. दीज आर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द स्कैल्प फ्रॉम हीट रेज, थर्मल एंड मैकेनिकल शॉक. आप बताओ, जब ऐसा होता है ना, अभी तो नहीं बट बचपन में जब बाल हटा दिया जाता था तो सब बोलता है ना कपड़ा ढक के रखो. क्यों बोलता है? क्योंकि हेयर जो है वो क्या काम करता है? हमारा प्रोटेक्शन करता है हीट से. डायरेक्ट जो सन का एक्सपोजर है वो डायरेक्ट ना पड़े, ठीक है, क्योंकि वो खराबी करेगा. तो वो हेयर उससे भी हेल्प करता है. थर्मल रेज से. मैकेनिकल शॉक. मैकेनिकल शॉक, अभी आपको अगर आपका पूरा बाल हटा दिया जाए और चोट लगे तो डायरेक्ट चोट लगेगा, लेकिन अभी हेयर है तो वो थोड़ा मतलब कॉम्फी, कहते हैं ना, कॉम्फी वाला सिचुएशन क्रिएट कर देता है. ठीक है. दूसरा, बॉडी हेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर. बॉडी हेयर जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट बाय एक्टिंग एज ए इंसुलेटर. ये कैसे काम करता है? इंसुलेटर की तरह, स्पेशली इन एनिमल्स ऑफ कोल्ड कंट्रीज. अच्छा आप देखो ना, जैसे जो कोल्ड कंट्रीज के हैं, लाइक पोलर बियर, वो कहाँ रहते हैं? बर्फ में रहता है. उनका बाल देखी हो कितना ज्यादा बाल रहता है पोलर बियर में. हाँ, पोलर रीजन में रहता है. तो वो पोलर बियर का कितना सारा बाल होता है. तो जो भी ठंड प्रदेश के जानवर होंगे उनका बाल बहुत ज्यादा रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह काम करता है. ठीक है. हेयर डज द टेक्टाइल रिसेप्टर फंक्शन. ये तो हम लोग फील भी करते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर फंक्शन. ये जब गूज़बम्प्स, वो टेक्टाइल एकदम होता है ना, कहते हैं रुआ खड़ा हो गया. ठीक है. वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? टेक्टाइल रिसेप्टर फंक्शन. अट्रैक्शन एंड ब्यूटिफिकेशन तो है ही. बाल होने से इंसान सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है. इट डिक्रीजेस फ्रिक्शन. ऐसे तुम जब ये करवाते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं उसको, बाल हटवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, तो बहुत फ्रिक्शन होता है. कपड़ा पहनोगी ना, फ्रिक्शन जैसा लगेगा क्या. तो और अगर हेयर रहता है तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है. ठीक है. अब जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ हेयर. हेयर बिलोंग्स टू अपीयर फर्स्ट इन फिटल लाइफ. कौन से मंथ में दिखता है एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग? चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार. हाँ, भागवत के अनुसार. और मॉडर्न में हाँ, 5th मंथ में ही दिखता है. ठीक है. तो बोल रहा है हेयर बिलोंग्स टू अपीयर फर्स्ट इन फिटल लाइफ एंड इट प्लेस देम इन अ प्रोसेस continues through the whole span of life. Humans are born with a 5 million hair follicles. वो कितना बोले थे? चरक कितना बोल? हाँ, मॉडर्न क्या बोलता है? 5 million hair follicles. 2%, 5 million का 2% कहाँ होता है? हेड में. अब देखो ह्यूमन हेयर ग्रोथ का साइकिल कैसे चलता है. हेयर ग्रोथ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर पर मंथ. हर मंथ कितना बढ़ता है? 1 से 2 सेंटीमीटर. द ग्रोथ वेरीज इन डिफरेंट पीपल, रेस एंड ऑल्सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ऐसा है क्या 1 to 2 सेंटीमीटर सारे बॉडी का बढ़ता है? अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी का अलग अलग ग्रोथ है. उसके बाद हेयर फॉलिकल ग्रोज इन अ रिपीटेड साइकिल इन अ मोज़ेक पैटर्न. ऐसा तो नहीं है ना कोई स्ट्रेट पाथवे में बढ़ रहा है, कहीं भी बढ़ रहा है. मोज़ेक फॉर्मेशन कैसा होता है? देखो, जैसे ये डायग्राम, ये इस तरीके से, ये ऐसे 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 करके मोज़ेक फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से बढ़ता है. कभी ऐसा होता है कि इस लाइन से बढ़ना शुरू हुआ तो स्ट्रेट पाथवे पैरेलल लाइन से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना. डायगोनली बढ़ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद रिपीटेड इन अ साइकिल मोज़ेक पैटर्न सो दैट द होल हेयर कोट नॉट टू बी लॉस्ट एट वन. अब पूरा का पूरा बाल भी एक टाइम में नहीं हटता है सबका. ठीक है. पीक ऑफ हेयर रिप्लेसमेंट अकरिंग इन स्प्रिंग एंड ऑटमन.
हेयर रिप्लेसमेंट जो किया जाता है वो स्प्रिंग और ऑटमन सीजन में ज़्यादातर किया जाता है। हेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अंडर इंडोक्राइन कंट्रोल, ये पूरा हार्मोनल है, बोलता है ना हार्मोन डिसबैलेंस हो गया है इसीलिए आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इंडोक्राइन कंट्रोल है। फाइन बैलेंस ऑफ इस्ट्रोजन एंड्रोजन गोनाडोट्रोफिन्स डिटरमाइन द पैटर्न इन एन इंडिविजुअल। अब देखो इस्ट्रोजन एंड्रोजन का कैसे, आफ्टर पार्चुरेशन प्रेगनेंसी के बाद बाल लोग का झड़ने लगता है, क्यों? इसके पीछे वो सब बोलता है, बोलने के तो घर में ही बोलता है कि अच्छा बेबी हो गया तो सारा बाल झड़ गया, क्यों? क्योंकि इस हेयर ग्रोथ में आपके इस्ट्रोजन एंड्रोजन इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, गोनाडोट्रोफिन्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हेयर ग्रोथ इन ईच हेयर फॉलिकल अकर्स इन अ साइकिल। देयर आर 3 मेन फेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ, ये आपको याद होना चाहिए। देखो एनाजन, कैटाजन, टिलोजन, यही स्टेजेस के बेसिस पे ना आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उसको और क्या बोलते हैं, ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर वाले को, तो वो जो होते हैं बोलते हैं ना कि हाँ हाँ अभी तो आप जिस स्टेज में है ना आपका हो जाएगा, आपका बाल उग जाएगा, ठीक है, आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करो या ये, फिर एक स्टेज आता है बोलता है नहीं आपका तो स्टेज चला गया, अब तो आपको मतलब ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसी स्टेजेस के बेसिस पे बोलते हैं। एनाजन जो होता है दिस इज नोन एज ग्रोथ फेज। हाँ, the majority of hair follicles will be in this phase. The hair grows in a length. Catagen transition phase. The dermal papilla is broken away and the follicle shrink. जो आपका डर्मल पैपिला है इस टाइम वही टूट जाता है और फॉलिकल श्रिंक कर जाता है, तो अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो बाल उगेगा। और टीलोजन जो होता है उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो हेयर डज नॉट ग्रो बट स्टे अटैच्ड व्हाइल द डर्मल पैपिला इज रेस्टिंग। टेलोजन जो पूरा ही रेस्टिंग फेज होता है, यहाँ हेयर ग्रो ही नहीं करता, बट ऐसा भी नहीं है जो बात अटैच्ड है वो अटैच्ड ही रहेगा, उसको नहीं गिरा देगा, ठीक है, तो वो टीलोजन कहलाता है। आफ्टर टीलोजन द फॉलिकल री इंटर्स एनाजन। फिर टीलोजन के बाद फिर से एक स्टेज आता है एनाजन का। एंड द डर्मल पैपिला री अटैचेस द बेस ऑफ द फॉलिकल, और जो डर्मल पैपिला होता है वो फिर से जाके अटैच हो जाता है। इफ ओल्ड हेयर हैज नॉट ऑलरेडी इपिलेटेड, यानी वो पहले से अगर जुड़ा हुआ नहीं है, इपिलेटेड नहीं है, इट विल पुश्ड आउट बाय द न्यू ग्रोइंग हेयर। मान लो ऐसा है कि मान लो जो आपका हेयर यहाँ अटैच्ड है, ठीक है, आपका हेयर अटैच्ड है फॉलिकल से, ठीक है, तो वो अब न्यू हेयर, क्योंकि आपका टीलोजन से फिर से एनाजन में स्टेज घूमते रहता है, साइकिल है ना, तो यहाँ बाल अटैच्ड है और आपका अगर ये जो इपिलेटेड सही तरीके से नहीं है तो न्यू हेयर जो उसी फॉलिकल से जनरेट हो रहा है वो पहले वाले बाल को गिरा देगा, तो उस तरीके से भी है। तो एक बोलते हैं ना कि हमने ये वाला दवा खा रहे हैं, डॉक्टर बोला है क्या कि ये सारा बाल आपका एक बार गिर जाएगा और फिर से आपको नया बाल आएगा, ठीक है, तो ये वही वाला स्टोरी है कि आपका जो भी पहले से इपिलेटेड है वो हट जाएगा और फिर न्यू हेयर फॉलिकल्स आएंगे। देखिए मेन इसमें क्या था, हेयर एनालिसिस। हेयर एनालिसिस इज परफॉर्म बाय ऑब्जर्वेशन यूजिंग द सेंसेस ऑफ साइट, टच, हियरिंग, स्मेल। द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर इन एनालिसिस है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, टेक्सचर, पोरोसिटी, इलास्टिसिटी और डेंसिटी। कौन कौन सा, टेक्सचर, पोरोसिटी, इलास्टिसिटी और डेंसिटी, बस आपको यही 4 पॉइंट दिमाग में रखना है। आपके शॉर्ट नोट्स में भी यही 4 लाइन जाएगा बस, और कुछ नहीं। अदर फैक्टर दैट यू शुड बी ऑल्सो अवेयर अ ग्रोथ पैटर्न एज ड्राइनेस एंड ऑयलीनेस, आपको पता होना चाहिए। ड्राइनेस है, किसी किसी का होता है ना बाल वॉश के और एक दिन बाद ही बाल पूरा ऑयली होगा, किसी किसी को बोलेगा कि मेरे बाल, हम तो तेल लगाते हैं, पता नहीं मेरे बाल का तेल जाता कहाँ है ना, तो आपको ड्राइनेस ऑयलीनेस समझ में आना चाहिए। A hair and scalp analysis allow us to see the state of your scalp up close. We use magnified, आप जाओगे ना जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो मैग्नीफाइड ग्लास से देखता है आपका हेयर, ठीक है, ऑफ योर हेयर एंड व्यू योर हेयर फॉलिकल्स। एक्चुअली वो क्या देखना चाहता है मैग्नीफाइंग ग्लास से, फॉलिकल्स देखना चाहता है, हेयर तो दिख ही रहा है। Trichologist is a specialist who focuses on trichology. Trichology is the study of disease or problems related to the hair and scalp as well as their treatment. Hair DNA consists of genetic material used as a building blocks for our hair.
आवर हेयर फॉलिकल कंटेंस न्यूक्लिक एसिड डीएनए, हमारे हेयर फॉलिकल्स में न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। इसमें तो ये तो सबको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, सीरियल देख देख के तो सबको इतना समझ में आ ही जाता है कि कैसे सीरियल में बाल लेता है, फिर वो उसका पैटर्नल टेस्ट कराता है कि ये मेरा बच्चा है या दूसरे का बच्चा है, ठीक है, वो तो पता रहता है। वाइल आवर हेयर शाफ्ट कंटेंस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, देखो हेयर फॉलिकल में होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए, लेकिन शाफ्ट, शाफ्ट मतलब जो लंबाई है, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये आपको पता है, सीरियल वालों को ये पता है कि डीएनए होता है, लेकिन फॉलिकल में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए, और शाफ्ट में क्या होता है, वेरी गुड। क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ हेयर, एलोपेशिया टोटालिस, ये तो आपको पता है, लॉस ऑफ स्कैल्प ऑफ हेयर। टोटालिस में क्या होता है, स्कैल्प का हेयर जाता है। ओफियसिस में लॉस ऑफ हेयर कॉन्फ्लुएंट अलोंग द टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, वो दोनों रीजन में एयर जाता है, ठीक है। कहाँ गया, लॉस ऑफ हेयर कॉन्फ्लुएंट मतलब चलता है इस तरीके से अलोंग द टेम्पोरल रीजन में और ऑक्सीपिटल रीजन में, ठीक है। फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल, हाँ। एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, लॉस ऑफ इंटायर बॉडी हेयर इंक्लूडिंग स्कैल्प हेयर। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ हेयर, लेस हेयर एंड एक्सेसिव हेयर, और कैनिटीज, ग्रेइंग ऑफ हेयर विथ एज। कैनिटीज क्या होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो कि एज के साथ होते हैं। यानी आपके शॉर्ट नोट्स में हेयर के इसमें बस ये थोड़ा सा डायग्राम जाएगा जिसमें कि दिखाया गया है कि ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ है, पैपिला कहाँ है, उसके बाद हैनले का लेयर कहाँ है, इनर रूट शीथ क्यूटिकल कहाँ है, हेयर का क्यूटिकल कहाँ है, वो जाएगा। आपका फेजेस जाएगा, एनाजेन, कैटाजेन, टीलोजेन फेज जाएगा, और थोड़ा सा फंक्शन हेयर का जाएगा, और क्या जाएगा, क्लिनिकल एस्पेक्ट जाएगा, जिसमें आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट पहले से याद है कौन कौन सा, यूनिवर्सालिस, टोटालिस, यूनिवर्सालिस, एलोपेशिया वाला, और क्या कहते हैं, और नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।